8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते हैं, ज़मीनी इंतखाबात पे, और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। डायलॉग होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग गवर्नमेंट के साथ, डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ हमारी एक मीनिंगफुल डायलॉग हो। पीडीएम ने मुश्तरका एलामिया जारी किया, उन्होंने कहा कि हमने अर्ली इलेक्शन नहीं कराने। ये अभी चलने वाला चीज़ नहीं है, ये खुद गिरेंगे। बैकडोर राब्ते हैं हो रहे जी बिल्कुल बिल्कुल। किस हद तक? कुछ लगेंगे। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हमारी तमाम तर तवज्जो इंतखाबात पर नहीं थी बल्कि सैलाब पर थी। इससे बड़ा जोक क्या होगा? जितनी लीडरशिप है वो सारा अमेरिका में पड़ी रही, सारी लीडरशिप उधर। रिजल्ट क्या आया? जो बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दे दिया, जी जी, सब कुछ पे पानी फेर दिया। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से अक्टूबर में ही दमादम मस्त कलंदर का ऐलान किया गया है, लेकिन पीडीएम इत्तेहाद ने एलामिया जारी किया कि वो अर्ली इलेक्शंस के हक में नहीं है। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। अगले 10 दिन कितने इंपॉर्टेंट है? शेख रशीद साहब कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर वाकईतन काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो क्या खान साहब ने यह तय कर लिया है कि उन्होंने अक्टूबर के अंदर ही लॉन्ग मार्च कराना है और उसके नताइज देखने हैं, या फिर बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए किसी भी तरह से इस सारे मामले को डिफ्यूज करके अर्ली इलेक्शंस के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर सब इकट्ठे होकर बैठेंगे? या आने वाले दिनों में सिचुएशन क्लियर होती जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो पैराफ्रेम है उसमें कुछ चीज़ें, यानी जो सर्द बर्फ थी वो अब पिघलने लग गई है। और देखने को मिल रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर खान साहब खुलकर ये कह चुके हैं कि अब उनको उतना एतराज़ नहीं है, और अगर एतराज़ नहीं है तो इतना एतराज़ क्यों था पहले? क्या ऐसी वजह थी कि वो बार बार उनके इस्तीफे का मुतालबा करते थे, या यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर बातचीत हुई है? आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #द फाइनल कॉल। #द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं स्वाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आप डेडलाइन मेरे शो पर दे के गए थे कि 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। हुआ तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कह दिया गया कि अक्टूबर के अंदर होगा। तो इसकी वजह क्या बनी? क्यों, मतलब फाइनल कॉल में डिले क्यों हुआ? असल में हमने तो बिल्कुल डिसाइड किया था, और हमने थोड़ा उसको रखा कि हम टाइम पे उसको अनाउंस करेंगे, जिस तरह खान साहब कहते हैं। मसला यह है कि जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसकी क्लियरिटी नहीं थी कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके बाद हमारी मीटिंग हुई जो सीनियर लीडरशिप की कमेटी है उसमें, और उसमें काफ़ी डिबेट हुआ कि हमने अगर इलेक्शन को फोकस नहीं किया और खुदा न ख्वास्ता जो है ना वो हमारी रिजल्ट ख़राब आए तो हमारा साया क्या दरा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पहले इलेक्शन पे तवज्जो करते हैं, ज़मीनी इंतखाबात पे, और इसके बाद जो है ना हम इसको निपटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि जिस तरह आवाम ने हमें मैंडेट दिया, जिस तरह टर्नआउट बड़ा अच्छा रहा है, टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। और इसका जो सबसे बड़ा मैसेज गया है ना वो है कि इमरान खान इस वक्त पूरी पाकिस्तान का लीडर है। उसको पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना हर जगह से उसको एक पजीराई मिली, उनको जो है ना एक मैंडेट मिला, और इस वक्त पीटीआई जो है ना पूरी मुल्क की वाहिद पार्टी है और सबसे पॉपुलर और मकबूल पार्टी है। और इस वक्त जो हमारा नैरेटिव है वो सही मानों में आवाम के अंदर सराहियत कर चुका है। तो हमें बहुत खुशी है इसके ऊपर, और हम जो भी करेंगे ना, हम देखिए, एक तो भी मैं बात करूँ कि हम जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करेंगे। दूसरा है कि लॉन्ग मार्च जो है ना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा एहतजाज का हक है, हमारा हक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देती है, हमें राइट देती है। हम अपना राइट जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, और इस पर हमने कल भी मीटिंग की है, डिस्कशन की है। उसके ऊपर जो है ना हमने तैयारी के लिए
जिम्मेदारियाँ दी है मुख्तलिफ लोगों को। कुछ हमें भी बता दें देखिए कुछ हमें भी बता दें, कुछ ऐसा जो हमें बता सकते हैं। देखो हमने काफ़ी, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ तो धरनों से बरी पड़ी है, धरने और लॉन्ग मार्चेज और सारे इसके ऊपर तो हमारी एक्सपर्टी बन गई है। हमने साइकोलॉजिकल वार भी करना है, हमने देखना है कि किस वक्त क्या हमारे तरफ सूट करता है। लेकिन एक चीज़ है कि हमने इस दफ़ा जो है ना कैटेगरिकली एरिया भी तकसीम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर की कि कौन किधर से क्या किरदार अदा करेगा, और वो उसका स्पेसिफाइड जो है ना उसका रोल होगा कि अगर कोई चीज़ नाकाम होती तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस दफ़ा हमने बहुत वेल प्लान किया है। हम थोड़ा मौका दे रहे हैं। ऐलान अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर में होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, बिल्कुल श्योर होगा। लेकिन हम फिर भी हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में इकोनॉमी की हालात और दीगर सिक्योरिटी की इशूज़ और ख़ासकर जो है ना सैलाब की वजह से हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। हम कोई कैस नहीं क्रिएट करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल सिंपल मुतालबा, हमने कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुतालबा नहीं। अर्ली इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शन, और अर्ली इलेक्शन के लिए भी हम चाहते हैं कि वो हमारा एक आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, और एक अंडरस्टैंडिंग से हम एक डेट पे करें, और अगर उसी तरह का इंटरम सेटअप आए, और अगर कोई रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी इलेक्शन कमीशन में, लॉज में, वो भी हम तैयार है। यानी हम इससे ज़्यादा हम लचक नहीं दिखा सकते। और आपको पता है कि इस वक्त क्या हुकूमत है, इस हुकूमत में जो है ना इनसे गवर्नेंस नहीं संभाली जा रही है, इनसे जो आप देख रहे हैं कि न इससे गवर्नेंस संभाली जा रही है, न इससे इकोनॉमी संभाली जा रही है, न इससे जो ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है इस वक्त स्वात में, जो लोग इधर बैठे हुए हैं, और जो लोग जो इस वक्त जितने तकलीफ में हैं, अमन के हवाले से लोगों के जो कंसर्न्स हैं। फिर आप इकोनॉमी को देखें कि जो है ना इनका बड़ा दावा था कि इसहाक डार आएगा, फिर से डारे वापस शुरू हो गया है। हमें देखो, हमने सियासत से 12 तरह की सोचता है, इस मुल्क के लिए सोचता है। हमारी सबसे अहम पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो हमारे सबसे पहले है, सियासत बाद में होगी। हमने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल है। मैं समझता हूँ और हमारी पार्टी समझती है कि कन्फ्रंटेशन की जगह हमें कोई मीनिंगफुल डायलॉग होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और डायलॉग गवर्नमेंट के साथ डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ हमारी एक मीनिंगफुल डायलॉग हो, जिसमें इलेक्शन की डेट क्लियर हो, और जिसमें जो है ना इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। बाकी भी इश्यूज पे बात हो सकती है, लेकिन हमारा मेन एजेंडा यही है। नहीं, जैसे आप खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुलकर कहा कि अर्ली इलेक्शन का हम फौरी मुतालबा करते हैं, और अगर ये नहीं माना गया तो हम अक्टूबर में ऐलान करेंगे। उधर पीडीएम ने मुश्तरका एलामिया जारी किया, उन्होंने कहा कि हमने अर्ली इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, यानी अगस्त 2023 में होंगे। तो इतनी बड़ी टग ऑफ वॉर है जिसमें वो एक तरफ अपनी चीज़ रोक कर बैठे हुए हैं और आपका मुतालबा अपनी जगह पर है, तो इस सूरत हाल में डायलॉग कहाँ होगा? देखो जी, इंशाल्लाह मुझे समझ नहीं है, ये हम तो इसको मौका दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहे हैं। आज जो MQM की प्रेस्टेशन है, आप देख रहे हैं कि किस तरह, और MQM ने तो खुल कर कह दिया, उन्होंने कहा है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुआहदे से हम पछता रहे हैं, ये खुद जो और BAP के लोग भी कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं ना कि ये चाहे ना चाहे इसको अर्ली इलेक्शन करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो है ना इतनी मतलब जो अभी ANP वो जो है ना अभी सारी जिम्मेदारी जो पे डाल रही है कि हमारे साथ दूसरों पार्टी पे जो है उसके ऊपर डाल रही है। ये अभी चलने वाला चीज़ नहीं है, ये खुद गिरेंगे। हम इसको फिर भी एक बाइज्जत रास्ता देना चाहते हैं कि आओ बैठो। एक तरीके से MQM जो है ना, MQM अगर इस अलायंस से नहीं निकली, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आइंदा के लिए वो सोच भी ना ले कि कोई एक भी पार्लियामेंट में नुमाइंदे को, न सूबे पे, न वफाक में, न कराची से भी कोई इलेक्ट नहीं करेगा उनको, क्योंकि ये क्या डिस्ट्रस्ट हुआ है ना उनके ऊपर, डिस्ट्रस्ट हुआ है। कराची तबाह बर्बाद पड़ा है। कराची में इस वक्त जो हालात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो इस वक्त जो है उसकी सड़कें हैं जो बर्बाद कराची पड़ी है, और उसके ऊपर जो है ना ये उन्होंने एग्रीमेंट किया पीपल पार्टी के साथ, और पीपल पार्टी ने उसको क्या करना है, उसको कोई सपोर्ट करना है, उसने तो जलील करवाना है। तो हम MQ कहते हैं कि देखिए जी, आप अपने फैसले पर नजरसानी करें, और ये आपके फ़ायदे में नहीं है। आप अगर अपनी पर्सनल जो आपकी पॉलिटिक्स है, आप अपनी पॉलिटिक्स को, इसमें बड़ा टेक्निकल सवाल है। अब अगर वो अपने फैसले पे खुद नजरसानी नहीं करते, आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी,
आप क्या इन लोगों को तोड़कर अपने साथ मिलाने के लिए भी कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, तोड़ की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। हम आइडियोलॉजिकली तो आप तोड़ सकते हैं ना, ये तो आपकी सियासत का हक है ना। तो पीटीआई जिस पोजीशन पे है ना, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वो नहीं करते, हम तोड़ फोड़ पे सियासत पे यकीन नहीं रखते। हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी मंशूर है, उसके ऊपर देखे। ये नहीं, इस वक्त आप देखते कि क्या MQM जो कि एक बहुत पॉपुलर पार्टी थी कराची, अभी आप बल्दियाती इंतखाबात से ये भाग रहे हैं। जो हमने कहा कि जो उन्होंने एक सीट जीती है, वो सीट तो उन्होंने धांधे से जीती है। वो तो उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जो जिस तरह उन्होंने सब कुछ चोरी करके पुलिस मजहर भट्टी नाम था प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। NA 237 में वहां धांधली हुई, एवरीबॉडी नोज। उन्होंने आकर वीडियो पे ये स्टेटमेंट दिया है कि मुझे ठप्पे लगवाया गया तीर के ऊपर। और हमने उसको भी चैलेंज किया है कि चाहे कर दिया है, वो आए। और सईद गनी ने, शजीद मेमन ने कहा है कि हम करना चाहिए, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। आप जो है ना रीपोल करवाएं, रीपोल कराए, पूरा इलेक्शन रीपोल हो। आप लोगों का मुतालबा रीपोल का है या हम काउंटिंग का है? नहीं, हम रीपोल का करते हैं। रीपोल करवाएं, पीपल पार्टी की मकबूलियत का पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आइंदा इलेक्शन जो है ना, ये सिंध में भी PTI जीतेगी। सिंध में भी, इंटीरियर सिंध में भी। जिस सैलाब में इनका तो पूल खुल गया कि किस तरह इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट के न वो डिलीवरी कर सकती है। जो उन्होंने जो रोड बनाए हैं, जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो उन्होंने सब कुछ किया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है। जो सारे कमीशनों, मतलब सिंध में तो बाकायदा एक माफिया है, और वो माफिया जो हुकूमत करती है। तो हम समझते हैं कि इस वक्त लोग तंग हैं इनसे, और इमरान खान एक मसीहा के तौर पर इंशाअल्लाह उभरेंगे, और आइंदा जो है ना 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान तरीके से इलेक्शन जीतेंगे। राइट। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात भी ना कराने का हुक्म दिया है अभी सिंध के अंदर, कराची के अंदर। वेरी स्ट्रेंज। योर कमेंट्स प्लीज। बहुत अफसोस है। और ये असल में इलेक्शन कमीशन तो एक तरफा है ना, वो तो दोबारा पोस्टपोन किए हैं ये इंतखाबात, दोबारा पोस्टपोन किए। आप जो है ना कोई भी असेंबली की इलेक्शन कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो ये डर है, ये खौफ है तहरीक इंसाफ के नीचे के लेवल पे इनके नुमाइंदे ना आ जाए, ना आ जाए, और ये पार्टी जो है ना, तो ये उसकी खौफ है। लेकिन बहुत दूर तो नहीं है ना, कहाँ भागेंगे, इलेक्शन तो आपको करना पड़ेंगे। बैकडोर राब्ते हैं हो रहे? जी बिल्कुल किस हद तक? कुछ लगेंगे। देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने एंगेजमेंट रखती है, और एंगेजमेंट ज़रूर होती है हर एक चीज़ में, और हमारे एंगेजमेंट पे है, किसी लेवल पे है, हो रहा है, और उसके मस्बत कुछ नताइज निकलते नजर आ रहे हैं। अभी तक सदर मुमलिकत ने कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी तक कंफ्यूजन है, अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, और हमारी दुआ है कि कोई क्लियरिटी आ जाए, ताकि लॉन्ग मार्च ना हो। नहीं, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी हो, मुल्क में जो है ना इकॉनमी के जो चैलेंजेस हैं, और लोग जो है सुख का सांस लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप लोगों का उनके ऊपर बड़ा मुतालबा था, और बार बार आप लोग मुतालबा करते रहे कि जब तक वो नहीं बदलते आप लोग आम इंतखाबात में नहीं जाएंगे। खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में ये बात कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्शल रजामंदी उससे ज़ाहिर हुई कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते भी हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये एकदम शिफ्ट क्यों? क्या ये भी बैकडोर डिस्कशंस के अंदर डिसाइड हुआ है? देखो, पहले तो सबसे पहले बात तो यह है कि इनको खुद अखलाकी तौर पर रिज़ाइन करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके ऊपर एक अपना कंसर्न रखती है तो उसके चाहिए। फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई वो नहीं है। अफसोस है, लेकिन फिर क्या करें, हम तो बैकाट नहीं कर सकते। इलेक्शन तो लड़ने पड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। इनकी मौजूदगी में भी इलेक्शन लड़ेंगे। जीत तो आप इनकी मौजूदगी में भी रहे ना, पंजाब में जीते, इधर जीत गए आप लोग सारे बाई इलेक्शंस में। खान साहब ने एक ही बॉल पे छक्का मार दिया, 6 सीटों पे जीत गए। तो फिर कोई भी हो इलेक्शन कमिश्नर, इससे फ़र्क क्या पड़ता है भाई? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। वो सारे जो है रिजल्ट चेंज करते हैं, उसके ड्यूटीज लगाते हैं, उसके अंदर बहुत पावर्स होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी को हमने इस लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया है, और अपने पार्टी के अंदर जो है इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर कोई करना चाहे भी डाल दी तो इंशाल्लाह नहीं कर सकेंगे। राना सनाउल्लाह साहब एक बात पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि 25 मई से भी ज़्यादा बुरा हशर हम कर देंगे, और ज़िमनी इंतखाबात से कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दें। इसके ऊपर क्या कहें? देखो, मैं इसकी बातों का सीरियस ही नहीं लेता ना। राना साहब की बातों को सीरियस नहीं लेते? नहीं, वो बेसिकली एक सर वज़ीर दाखिला है सर फेडरेशन के। नहीं है, लेकिन जो भी है बस एक, मैं बहुत माजरत से कहूँगा कि एक जोकर के तौर पर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
देखिए हमें पता है कि तुम कहाँ से बात कर रहे हो, तुम्हारी असल हैसियत क्या है। बाल में फिर ज़्यादा कमेंट ना करूँ तो बेहतर है। उनसे बात कराई जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं उनसे बात कराई जा रही है। मैं समझता हूँ कि उसकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब आप एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ तो हम सब की नज़रें हैं, एंड दैट इज़ आप लोगों का विन। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते तो आप लोग फिर भी इलेक्शन में जाएंगे, तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है उन तमाम लोगों के लिए जो देखते हैं कि आम इंतखाबात से पहले ही वोटर लिस्टों में तब्दीली हो जाती है, 40-40 लाख मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट नहीं दे पाते, फिर भी आप लोग इंतखाबात में जाएंगे। तो ये आपकी कॉल है, पब्लिक तो इसके ऊपर बड़ी अनॉयड होगी, खासतौर पर ओवरसीज़। तो देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फिर क्या करें बताएं ना। असेंबली में हम नहीं है, अगर असेंबली में भी है भी तो हमारी मेजॉरिटी नहीं है। असेंबली में ना होने के ऊपर पछतावा है कोई? नहीं मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन है। मैं आपको कहूँ ना कि असेंबली में अगर हम है भी तो वो हमारे पास मतलब तादाद बराबर नहीं है कि हम कोई कानून साजी करें। तो हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ तो मैं ये कहूँगा कि हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं, हमारी आपके साथ मोहब्बत प्यार है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद करेगा और आपकी सपोर्ट के जरिए आइंदा थर्ड मेजॉरिटी आएगी, देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह आपका ये कानून हम पास करेंगे। कानून पास करेंगे, रिफॉर्म करेंगे और चीज़ को जो है ना मेन स्ट्रीम में लाएंगे। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की, उसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी चल रही है। अगर उसको हम इस तरह जलील ख्वार करें तो बहुत अफसोस है। मैं इनको यकीन दहानी करता हूँ आपके लिए हम कानून साजी कर रहे हैं। इस इलेक्शन में अगर नहीं आ सके तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप ज़रूर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और आप इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए आपका बाकी जमातों से रब्ता हुआ है? देखिए कोई पॉलिटिकल फैक्टर से, फिगर से रब्ते हुए हैं? आप तो हमारा राबिता हुआ है MNS के सारी आवाम के साथ हमारा राबिता है। नहीं आवाम के साथ तो है, लेकिन इस मार्च को, मुमकिन मार्च को मजीद अग्रेसिव करने के लिए, जैसे आपका लास्ट मार्च है 2014 वाला 126 रोजा, उसमें आपको पता है कादरी साहब बिल्कुल कुछ अपनी जो मजहबी पार्टियाँ हैं, कुछ दीगर लोकल पार्टी है, हम उसके साथ जो है एंगेजमेंट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और अब खासकर जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो यूनियंस हैं मुख्तलिफ, उनको साथ मिलाएंगे। टीचर्स एसोसिएशन हो गए, क्लर्क्स हो गए, सरकारी मुलाजमीन हो गए, इनको इंशाल्लाह साथ मिलाएंगे, इनको एंगेज कर रहे हैं। अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा तो अपनी जगह पर है खान साहब का, लेकिन फिर हम ये समझें कि अक्टूबर के अंदर आप लोग लॉन्ग मार्च कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आगे तो हटदर्मी है। उधर से तो कहा गया कि हमने तो नहीं मानना है। देखो अगर क्या कहेगी, अगर सीधी उंगली से नहीं निकलती तो फिर दूसरा तरीका तो निकलेगा। अच्छा, टेढ़ी उंगली से कैसे निकालेंगे? चलो ये तो बता दें, टेढ़ी उंगली से कैसे निकालेंगे? देखो वो निकालनी तो है, मगर कैसे निकालेंगे? इसका भी तो कोई प्रोसेस होगा ना। वो हमारे पास है महफूज है। देखो मुझे बताओ ना, ये इस वक्त एक छोटी एरिया में बैठे हुए हैं, आगे पीछे सारे PTI की हुकूमत है, ये कैसे सर्वाइव करेंगे? एब्सोल्युटली राइट, वेरी राइट। सर आपकी इजाज़त से एक ब्रेक चाहूँगा। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ, जब आज वापस आएंगे तो असद कैसर साहब से ओवरऑल जो जनरल पॉलिटिक्स हमारी चल रही है मुल्क की, हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, इकॉनमी किस तरफ जा रही है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर आम आदमी, यानी एक आम आदमी जो ताज़ा रोज़ी कमाता है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। सर ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ कर गया था, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल कर लेता हूँ, वो हम बाद में कर लेंगे। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हमारी तमाम तर तवज्जो इंतखाबात पर नहीं थी बल्कि सैलाब पर थी, इस वजह से खान साहब जीत गए। कमेंट हो जाए। इससे बड़ा जोक क्या होगा? देखो वो कहते हैं ना, मैं ना मानूं, वो वाली रेट है ना इसकी। देखो इसको शर्मिंदगी तो बहुत हुई है, खासकर मुस्लिम लीग नून जिस तरह जो है ना उसकी मकबूलियत का ग्राफ गिरता जा रहा है, जिस तरह पंजाब में जो है ना उसकी गिरफ्त ख़त्म होती जा रही है, और जिस तरह पंजाब में जो है ना वो समझ रहे हैं कि उसके लिए उसका फ्यूचर ख़त्म हो रहा है, तो वो तो इस तरह बातें करेंगे तो क्या करेंगे? इसी तरह की बातें आएंगी। फैफन की रिपोर्ट सर आपकी नज़र से गुजरी है, वो कहते हैं कि PTI का 6 हलकों में वोट बैंक बढ़ा, 5 में कमी हुई। आप एंडोर्स करेंगे इसको, या आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ठीक नहीं बनी?
नहीं, मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या फार्मूला बनाया है। बहरहाल कोई स्टैटिस्टिकल डेटा तो होगा। वो बेसिकली आप ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में तो वैसे टर्नआउट कम रहता है और ये पहली दफ़ा। और फिर इसमें ये हुआ कि इलेक्शन कभी होते कभी नहीं होते, कभी होते कभी नहीं होती। यानी हमारे पास कुल टोटल 5 दिन थे कि उसमें मोबिलाइजेशन करनी पड़ी। तो वो जहाँ हमने अच्छी मोबिलाइजेशन की वहाँ हमारा वोट ठीक रहा, जहाँ मोबिलाइजेशन में थोड़ी कमी रही तो वहाँ प्रॉब्लम रहा। तो बहरहाल ये कोई इतना सीरियस बात नहीं है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में जो है ना हमेशा टर्नआउट कम होता है, उससे भी पहले वालों से ज़्यादा था। खुशाइन बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में पहली दफ़ा लोग निकले हैं, वो भी इमरान खान की वजह से। नहीं, वो तो एहसन इकबाल साहब की वजह से निकले खान साहब की वजह से। एहसन इकबाल साहब सैलाब के लोगों में फंसे हुए थे, वो तो ये फरमा रहे हैं। चलें सर, इकॉनमी का क्या हाल हुआ है इस वक्त, आप क्या फोरसी करते हैं करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका एक एनालिसिस कर ले। मैं तो कोई मतलब बईशद्दान नहीं हूँ, मैं आम आदमी। मुझे क्या है कि मैं जो जिस तरह का आम आदमी इकॉनमी को देखता है तो उसी की नज़र से मैं देखता हूँ कि हमारे वक्त में जो GDP पे ग्रोथ रेट क्या 6 तक पहुँच गया था, 6 तक पहुँच गया। अब क्या है? अच्छा, हमारे टाइम में जो है ना डॉलर की जो वो थी वैल्यू थी वो क्या थी और आज क्या है? और मतलब ये जब हमारा 130 से 160 या 170 पे आ गया या 173 पे आ गया तो कितना वावेला ये मचा रहे थे। अभी इनसे संभाला नहीं जा रहा। फिर आप देखें कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है ना वो कंट्रोल से बाहर हैं। बिजली की कीमतों को उन्होंने कितना ज़्यादा बढ़ाया और अभी इतना बढ़ाया कि वो लोग बिजली के बिल अदा कर नहीं सकते, बल्कि अगर कोई बिजली के बिल अदा करे तो उसके पास बाकी जो है ना ज़रूरियात के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। उसके पास जो है ना उसका सारा बजट वही बिजली का बिल कहा जाता है, फिर गैस के बिल। तो इन्होंने तो इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, आपकी जो इंडस्ट्री थी, ख़ासकर जो कॉटन इंडस्ट्री और जो टेक्सटाइल मिल्स थे वो बंद होना शुरू हो गई। आपकी इंडस्ट्री बुरी तरह जो है ना मुतासर हो गई। आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो कारोबार था वो बहुत बुरी तरह चुने बैठ गई। आपके एक्सपोर्ट जो है ना गिर रहे हैं, आपके इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। इससे कोई तवाज़ुन हो नहीं रहा। समझ नहीं आ रही है कि किस तरफ लेके जा रहे हैं इनके। आप लोग तो क्लेम करते हैं ना आसिफ कैसर साहब कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। अगर आप लोगों के क्लेम में वाकई इतनी जान है जो कि अपेरेंटली नज़र आती है, तो जिन्होंने इनको हम पर मुसल्लत किया है या इम्पोर्ट करके यहाँ पर लाए हैं वो इनकी हेल्प क्यों नहीं करते? फिर अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों की बात कर रहा हूँ। देखो, असल में ये है कि ये जो लीडरशिप जिसके अंदर खुददारी नहीं होती, जो लीडर के आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, जिसका अपना किरदार जो है ना मशकूक होता है, वो कभी भी अपनी बात नहीं कर सकते। उसकी बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, उनके बड़े उधर बैंक अकाउंट्स हैं, उनके बड़े मसाइल है उधर उस मुल्क में। वो लीडर बराबरी की बुनियाद पे जब बात करता है तो तब चीज़ें आगे बढ़ती है। तो ये तो जहाँ आप देख लेना, ये जितनी लीडरशिप है वो सारा अमेरिका में पड़ी रही, सारी लीडरशिप उधर। रिजल्ट क्या आया? जो बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दे दिया, सब कुछ पे पानी फेर दिया। ये कह रहे थे कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ वापस जो वो अपने रीजन स्टेट की हैं, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात फिर से बहाल हो गए हैं, इमरान खान ने ख़राब की थी। उल्टा इतनी जितनी मिन्नतें की, जितने पाँव पड़े हैं, उसके बाद भी जो है ना उनको ये माशाल्लाह आ गया कि वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया कि जो एटमी हमारे हैं। नहीं, लेकिन एज ए फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली आप जो बाइडेन के स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहेंगे? फ्लोर इज ऑल योर्स। मैं इसको मजम्मत करता हूँ। इतना खतरनाक स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान जो है ना एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान एक दुनिया में जो उसके जो कवानीन उसका एहतराम करती है, और पाकिस्तान जो है ना एक प्रोसीजर के तहत, एक कानून के तहत एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया, और उसके मुताबिक जो है ना इंटरनेशनली और पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स है, हाँ, वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट करती है। ठीक है, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी लाइल्मी है, और ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि वो वहाँ अपनी बात नहीं मनवा सके। तो ये आपको लगता है फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, इसके जिम्मेदार बिलावल साहब हैं? इस और क्या हो सकता है? यानी मुझे बताओ, बिलावल साहब माशाल्लाह जब हुकूमत बनी है तो हमने तो कहीं नहीं देखा है पाकिस्तान में। 1.5 महीना वहाँ गुजार के आए। बताओ ना उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला? आपके जो बाइडेन, किसी मुल्क के साथ आपने कोई अच्छी रिलेशन डेवलप की? कोई आपने कोई अच्छा एग्रीमेंट किया? क्या किया?
देखो हम चाहते, बिल्कुल हम कहते हैं कि दुनिया के साथ हमारी अच्छी ताल्लुकात होनी चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, बाहमी एहतराम की बुनियाद पे हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन गुलामों की तरह सर झुका के ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। राइट। पूरी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, डायरेक्शन आपकी नज़र में दुरुस्त नहीं है? डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन में फ्लॉज है। फ्लॉज क्या है? क्या फ्लॉज ये है कि जब आप समझते हैं कि एक मुल्क आपको जो है ना वो आपको दूसरी कैटेगरी में डाल रही है ना, तो आपको थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो है ना थोड़ा स्टैंड लेना पड़ता है। गुलामी की तरफ ना जाए, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज ना करें। बाकी आप जिसके साथ ताल्लुक रखें, ये मुल्कों के साथ ताल्लुकात हमने पूरी दुनिया के साथ ताल्लुक रखने हैं। मैं इसका कायल हूँ कि हम अमन के सफीर हैं, लेकिन जो यहाँ हुआ, जो इंटरनेशनल हमारे जो हमने कुर्बानियाँ दी, यानी अफगानिस्तान की वजह से हम जो सबसे ज़्यादा मुतासर रहे, इस वक्त भी अफगानिस्तान की वजह से हम आग में जो है ना झुलस रहे हैं। इस वक्त भी अफगानिस्तान की वजह से, वॉर एंड टेरर की वजह से, या अफगानिस्तान की जंग थी उसकी वजह से हमारे मुल्क की जो हमारे, आप देख ले 80,000 से ज़्यादा हमारे फौजी शहीद हो गए, हमारी पुलिस, हमारे आम आवाम लोग IDPs बन गए, हमारी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई, यहाँ दहशतगर्दी बढ़ गई, यहाँ जो है ना टेररिज्म बढ़ गया, यहाँ हमारे जो सिक्योरिटी की बहुत बड़े रिस्क बन गए। हर आदमी जो है ना उसमें है, कोई अपने मुल्क का नहीं सोचता कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। सारे जो है ना इसलिए कि अमेरिका सरकार नाराज ना हो, भाईजान नहीं है हमारे इंटरेस्ट में। आप हम आपके सपोर्टर भी हैं, हम आपके साथ इलाई भी हैं, और ऊपर आप ड्रोन अटैक भी कर रहे हैं। हम दिस स्टैंड लिया। इमरान खान को क्या सजा मिल रही है? एब्सोल्युटली नॉट की सजा मिल रही है ना। जो रशियन ऑयल के लिए और रशिया के साथ ताल्लुकात, हम कहते हैं ना, हमने पूरी दुनिया के साथ ताल्लुक रखने हैं। ठीक, हम किसी की ये मजाल नहीं है कि हमें कहे कि इस मुल्क के साथ ताल्लुक रखो, इसके साथ ना रखो। हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट पे देखना है, हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में क्या है। हमारी पार्टी के पॉलिसी ये है कि हम पूरी दुनिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि कोई हमें डिक्टेट करे और कोई हमें बताए। और हाँ, हमें अभी ज़रूरत क्या है, हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात और उसको भी कंटिन्यू रखना चाहिए, एक बराबरी की बुनियाद पे, एक रिस्पेक्टेबल लेवल की बुनियाद पे, और साथ साथ हमें रशिया, सेंट्रल एशिया और अब चाइना और ख़ासकर जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारी आपको लगता है कि हम ठीक ब्लॉक में नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि हमें ब्लॉक की सियासत से निकल जाना चाहिए। हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट के ब्लॉक में आना चाहिए कि हमारे मुल्क का इंटरेस्ट क्या है। राइट। राजा रियाज साहब बतौर अपोजिशन लीडर, कमेंट। मैं क्या कह सकता कानून साजी ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये कानून साजी नहीं है, मजाक नहीं है, मतलब ये ड्रामा है। ये तारीख में सबसे शर्मनाक बाब हो गया पाकिस्तान की तारीख में। मैं आपको जो इस वक्त चल रहा है, यानी अपोजिशन लीडर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए डिस बजा रहा है, उसकी तारीफें कर रहा है। मतलब ये डेमोक्रेसी है? और ये हुकूमत ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत है। क्या हुकूमत है तुम्हारी, क्या पोजीशन है तुम्हारी? शर्म आनी चाहिए इनको। मतलब मैं तो बहुत इसको देखता हूँ ना, डिसअपॉइंट आप इस पूरी पॉलिटिक्स की दिल उठ जाता है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स से ये क्या, हम जो है किस गन में फंसे हुए हैं कि राजा रियाज को इन्होंने बनाया है और राजा रियाज जो ना पोजीशन लीडर है, और वो जो तकरीर करता है तो वो डस्ट पे जाता है उसके। लेकिन अब तो आप लोगों को ख्याल आता होगा ना कि इलेक्टेबल्स की सियासत से बाहर निकलना है, क्योंकि ये आखिर में आपको लूटते हैं, तंग करते हैं और बाद में आपसे फवायद उठाकर फिर बैठते उधर ही हैं जहाँ नहीं। मैं समझता हूँ ना कि इलेक्टेबल और नॉन इलेक्टेबल की बात नहीं है, करेक्टर की बात है। जिसको टिकट मिले ना उसका एक बाकायदा एक हिस्ट्री देखनी चाहिए कि उसका करेक्टर क्या रहा है, उसके पेरेंट्स के करेक्टर क्या रहे हैं। मतलब कोई लोटाक्रेसी जो है ना ये एक जीन में भी होती है, और जो इस किस्म की चीज़ें, तो करेक्टर को ज़्यादा देखना चाहिए कि उसकी करेक्टर क्या है। उसने जो है ना कोई नाजायज़ माल तो नहीं कमाया। एक आम आदमी होता है ना सर, वो सरकारी कोई छोटी सी मुलाजमत के लिए भी जाता है ना, तो थाने से उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। लेकिन ये हमारे यहाँ अजीब सी सियासत है कि आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स में बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंचने वाले लोग वो कितने केसेस में फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं, कहाँ कहाँ उनको इश्तिहारी नहीं करार दिया जाता, और वो फिर आ जाते हैं सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। ये सिर्फ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चाल चलन बेहतर होना या ख़ानदानी कैरेक्टर देखा जाना, ये सिर्फ गरीब के लिए है सर। बहुत अफसोस देखिए कि पॉलिटिक्स तो एक इबादत है,
अगर आप सियासत में बजाय इसके कि आप अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करें, अपनी दौलत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, तो लानत है उस सियासत पे। सियासत को आप इस्तेमाल करें अपने लोगों के लिए। जब आप अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। वो लीडर जो है ना अपनी कौम के लिए एक वो बन जाता है, ट्रेडमार्क बेंचमार्क बन जाता है, एक इज्जत उसकी वो होती है। तो जब सियासत करे तो अपनी ज़ाती मफादात से बालातर होकर सियासत करे, राइट, और अपने मुल्क के लिए करे, अपने लोगों के लिए करे। अगर आपने पैसे कमाने हो तो भाई अपना बिजनेस करो ना, इंडस्ट्री में जाओ और फील्ड में जाओ। सियासत को क्यों जो है ना गंदा करते हो? मैं समझता हूँ कि सियासत को अपनी ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप मरूसी सियासत के खिलाफ हैं? मैं समझता हूँ कि मरूसी सियासत जो है ना बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना कदम होने चाहिए, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। क्या? दो चीज़ें ये है कि एक मिसाल के तौर पर आपकी जो है ना ये भी नहीं होनी चाहिए कि कोई मिसाल किसी का भाई हो, किसी का बेटा है, वो कैपेबल हो और आप वो कैपेबल हो और वो आप इसको कहें नहीं आप नहीं, हर एक की न इस वजह से किसी को टिकट मिले कि कोई फलाना का रिश्तेदार है, किसी का बेटा है और उसकी वजह से उसको टिकट मिल रहा है, भी ज्यादती है। और किसी को इस वजह से टिकट ना मिलना कि कोई किसी का भाई है, कोई बेटा है, वो भी ज्यादती, वो भी मेरिट के ऊपर, बैलेंस और मेरिट, बैलेंस मेरिट के ऊपर, उसकी पार्टी में खिदमत हो, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो और फिर उसको आप कंसिडर कर सकें। आपकी मुल्तान वाली सीट आप लोग हार गए, क्या वजह बनी है? उसमें प्रॉब्लम यह है कि मैं NA 237 की तरफ बाद में आता हूँ जो कराची में हुआ, लेकिन मुल्तान वाली सीट क्यों हारे? मुल्तान वाली सीट जो है ना शाहबूब साहब बेहतर समझते हैं, बड़े लीडर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ग्रास रूट लेवल का कारकुन था वो नाराज हुआ है कि आप लोग क्यों मौरूसी सियासत को हवा दे रहे हैं? नहीं, वो असल में जो मैंने सुना है कि जो शाह साहब की बेटी थी वो कराची में बया है और वहाँ से उसकी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं थी। और इंटरेस्टिंगली अभी कल शीर मज़ारी ने एक बहुत अच्छी बात की कि ये जो हर जगह था तो शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं खड़ा हुआ, खुद खड़ा हो जाता ना, तो फिर भी मामला ठीक हो जाता, या खान को हम इस सीट से भी खड़ा करते। लेकिन ये खान वाला आइडिया थोड़ा बाद में आया क्योंकि उस वक्त तो कागजात वगैरह सब कुछ हो चुके थे, जमा हो चुके थे और उसकी कानूनी तौर पर हमने पूछा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बहरहाल आपको लगता है खान साहब को खड़ा होना चाहिए था वहाँ से SMQ या खान साहब, दोनों में से किसी एक को खड़ा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हारने की एक और वजह भी है सर, जो हमने लोगों के साथ डिस्कस की है। वो कहते हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं वो वहाँ की पब्लिक के लिए 11 22 का किरदार अदा करते हैं, यानी किसी के घर में छोटा सा भी कोई मसला होता है ना उसके घर पहुँच जाते हैं। जबकि दूसरी फैमिली जो लड़ रही थी इनका उतना स्टेक नहीं था जितना उनका था, तभी उनको वोट ज़्यादा पड़ा है। तो ये साउथ पंजाब की जो पॉलिटिक्स है ना, इसको भी समझने की ज़रूरत है सर। मुझे उसकी मालूमात नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की बहुत बड़ी खिदमत है अपने इलाके के लिए, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं इसको ज़रूर बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और मैंने उसको देखा, यानी उस वक्त हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर रहा, उसने कोई सरकारी घर नहीं इस्तेमाल किया, उसने बहुत एहतियात किया है और कोई प्रोटोकॉल वहाँ नहीं लिया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना एक पाकिस्तान की सियासत का एक नुमाया किरदार है। तशद्दुद सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब के ऊपर उन्होंने बाकायदा क्लेम किया, उन्होंने ये अदालत में भी बयान किया, उन्होंने कहा कि मैं जाकर इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में अपील भी दायर करूँगा। तो सियासतदानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद, फिर सहाफ़ियों को उठाना, उनको बरहना करके उनके ऊपर तशद्दुद। एज ए फॉर्मर स्पीकर नेशनल असम्बली, अगर आपको बाद में मौका मिलता है, एक तो पहले इसकी कमेंट कीजिएगा कि ये किस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान में हो रही है गुज़श्ता 4-5 महीने के दौरान। दूसरा, आप लोग कानून साजी की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे कि ये जो कुछ होता है एकदम से एब्डक्शन होती है, उठा के ले जाया जाता है? कल हमारी सीनियर लीडरशिप में बहुत डिटेल डिस्कशन हुई इसके ऊपर, हमने इसके ऊपर बहुत पूरी कमेटी ने गम गुस्से का इजहार किया है। हमने फैसला किया है कि ये इंटरनेशनल फोरम्स है, सब में जाएंगे, अदालत में जाएंगे और हर फोरम पे इस बात को उठाएंगे कि ये जो टार्चर है, कस्टोडियल टार्चर है, इसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो इसके ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ जो है ना कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। राइट। जनाब असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, सर आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज की डिस्कशन के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि खान साहब ने अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च करना है। इसमें थोड़ा सा जो डिले आया है उसकी रीज़न जो ज़िमनी इंतख़ाबात का टेन्योर था वो गुजर चुका है। हुकूमत अपनी जगह पर आंखें दिखा रही है, अपोजिशन यानी PTI अपनी जगह पर आंखें दिखा रही है और अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सी कि इसमें से क्या निकलता है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।